नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और यहाँ पे हिंदी भाषा एवं व्याकरण के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर के हम उपस्थित हैं। साथियों, आशा करते हैं इससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी और मजबूती की तरफ जाएगी। तो साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं कि नीचे भाषा के यहाँ पे 4 जो विशेषताएं दी हैं उनमें से एक गलत विशेषता है, उसे चुनना है आपको। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति के रूप में है। क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में जानी जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, कृत्रिम भाषा को। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका परिनिष्ठ भाषा यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। आगे प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पे देवनागरी जो लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? आपका आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो यहाँ पे आप बताएंगे डी हो जाता है, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा है, ठा है, जा है, का या ता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? आपका आंसर यहाँ पे जो होता है सही वो हो जाएगा, इसमें डी का और ता हो जाता है। आगे प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो उसे उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पे सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। आपका आंसर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी, जो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करना चाहते थे। आगे यहाँ पे प्रश्न है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सदृश है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाता है, भाषा पैतृक संपत्ति है। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? ये यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी ने या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका आंसर कौन सा है? यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या फिर सिंधु लिपि से। किससे माना जाता है ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वो यहाँ पे किससे हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें कौन सा? सी हो जाता है, ब्राह्मी लिपि। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद है, कामता प्रसाद गुरु हैं, किशोरी दास वाजपेयी या फिर धीरेन्द्र वर्मा। आपका जवाब सही हो जाएगा, इसमें कौन सा? यहाँ पे सी हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन के यहाँ पे ग्रंथ के रचनाकार हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 में है, 344 में, 345, 346। किसमें यह वर्णित है ये आपको यहाँ पे आंसर के रूप में बताना है। ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, अनुच्छेद 343 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर या फिर बाल गंगाधर खेर, काका साहेब कालेलकर। यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। क्या? यहाँ पे बाल गंगाधर खेर। आगे यहाँ पे प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक यहाँ पे प्रमुख बोली के रूप में जो जानी जाती है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रज भाषा यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली के रूप में। आगे यहाँ पे है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागरी अपभ्रंश या फिर मगधी से। तो किससे हो जाएगा? यहाँ पे आपका जवाब यहाँ पे ए होता है, पश्चिमोत्तर सौरसेनी से ये इसका विकास माना जाएगा। किसका? अपभ्रंश का।
आगे है कि मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है या फिर बिहारी है। तो क्या होगा आपका जवाब, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बिहारी। कौन सी भाषा, यहाँ पे मगही की बात की जा रही है तो बिहारी बोली के ये अंतर्गत आ जाएगी, बिहारी उपबोली। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, ध्वनि है, इतिहास है या फिर अर्थ है। यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे रूप रचना आता है। क्या आता है, रूप और रचना के अंतर्गत इसका वर्गीकरण हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, सौरसेनी से या फिर ब्रांचड़ से। तो भोजपुरी बोली की जब बात आती है तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, मगधी अपभ्रंश यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए। आगे है कि हिंदी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मगधी से, अर्धमगधी से, सौरसेनी, पैसाची से। तो हिंदी खरी बोली जो विकसित हुई है वो आपको बताना है किससे, तो यहाँ पे सौरसेनी से ये विकसित हुई है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है या फिर पहाड़ी है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल ही सही बी, यहाँ पे पूर्वी हिंदी हो जाता है। आगे है कि ताल के पानी पताले गई, बैठी पुरैन गई कुम्हिलाए हो, गंगा जमुन बिच रेती पर तुहें, कैसे कौ रचों बियाह रे। तो ये जो है उक्त गीत किस बोली का है, अगर देखा जाए तो यहाँ आम जो बोलचाल की भाषा में इसको यहाँ पे गाना जो होता है, शादी मतलब विवाह ये है ही है, तो इसको ऐसे ही गाया जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे तो ये अवधी में है, किस में हो जाता है, अवधी में हो जाता है। ये अवधि के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी का पाणिनि अगर किसी को कहा जाता है तो वो हो जाएंगे कौन, यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु का नाम आ जाता है, हिंदी का पाणिनि इन्हें कहा जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर। तो ये किसके ओर है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर जाएगा भावों से विचारों की ओर, यहाँ पे आपका सही जवाब यही हो जाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा क्या, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे बांग्ला है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही, मराठी यहाँ पे सही हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा, किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1900 यहाँ पे 50। तो कब बनाया गया हिंदी दिवस, यहाँ पे आप हिंदी दिवस क्या इसमें राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया यहाँ पे। तो आंसर आप यहाँ पे करेंगे सी हो जाता है 14 सितंबर। उसके बाद इसी दिन से हिंदी दिवस भी मनाया जाना यहाँ पे शुरू हो जाता है। आगे यहाँ पे है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा बोली से है, राजस्थानी से, पूर्वी से, बिहारी से, पश्चिमी से। तो बघेली भाषा जो है वो किसके अंतर्गत आती है, आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, बी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी यहाँ पे हो जाएगा। बघेली हिंदी जो है ये पूर्वी बोली से संबंध यहाँ से रखता है। आगे है हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी हैं इसमें, तो मूर्धन ध्वनि आपको यहाँ पे बताना है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाता है यहाँ पे आपका सही जवाब। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये सब यहाँ पे मूर्धन ध्वनियों के अंतर्गत आता है। आगे यहाँ पे है उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधी है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही डी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक, प्रथम शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ आप बताएंगे बी आंसर हो जाता है इसमें आपका 500 से
से पूर्व प्रथम शताब्दी तक ये हो जाएगा। आगे है कि निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कौन सा, डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन, यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य हैं, मूर्धन हैं, दंतोष्ठ हैं या फिर कंठोष्ठ हैं, किस प्रकार के हैं। तो ओ और औ जो है ये जो है वो ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं, यहाँ पे आपको आंसर करना है। कंठोष्ठ यहाँ पे हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं, मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को या फिर छत्तीसगढ़ी को। तो कौरवी किसे कहते हैं, मतलब कि किस बोली को कहा जाता है, यहाँ पे आपका जवाब होगा बी, यहाँ पे खड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाता है, खड़ी बोली, बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्रकृति से। तो क्या बताएंगे यहाँ पे आप आंसर, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सौरसेनी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो सौरसेनी से। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि स्वरों की संख्या इसमें कितनी है। तो स्वरों की संख्या वैसे इसमें 11 हो जाएगी। इसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ब्रजभाषा है, बघेली है, कन्नौजी है, बुंदेली है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बघेली, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। तो बघेली यहाँ पे बिहारी के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगी, मतलब पूर्वी बोली के अंतर्गत यहाँ पे हो जाती है, और जबकि यहाँ पे जितनी भाषाएं हैं ये पश्चिमी के अंतर्गत हो जाएंगी। आगे है कि इसमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, मारवाड़ी है, बुंदेली है, मेवाती है या मालवी। तो यहाँ पे बुंदेली जो है ये राजस्थान की भाषा नहीं है। आगे है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को यहाँ पे कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपबोली। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाता है, बोली, यहाँ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रांचड़ से, अर्धमगधी से, खस से या फिर मगधी से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है, मतलब किस अपभ्रंश से। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाता है, अर्धमागधी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। मतलब कि यहाँ पे वर्णों का या फिर वाक्यों दोनों का, इसमें से आपका जवाब क्या होगा, सी हो जाता है, यहाँ पे वाक्यों का हो जाएगा, ना ए होगा ना यहाँ पे बी। यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है या फिर अवधी है। आपका यहाँ पे आंसर सही होगा कौन सा, डी हो जाता है, यहाँ पे अवधी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये वही प्रश्न चुने हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने योग्य ना हो। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न इस समय एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखित भाषाओं में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, संकेतों द्वारा, बोल कर, लिख कर या फिर सुनकर। तो लिखित भाषा में विचारों को संख्या हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे, यहाँ पे लिख कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिख कर हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पंजाबी की लिपि क्या है, देवनागरी है, गुरमुखी है, फारसी है, रोमन है। तो पंजाबी की जो लिपि है वो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, गुरमुखी, बिल्कुल ही सही जवाब हो। संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, 17 में, 18 में, 19 में या फिर 20 में। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे 17 में कहा गया है, किसमें, 17 में कहा गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है किसे,
सौरसेनी से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर यहाँ पे पैसाची अपभ्रंश या मगधी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आप लोग यहाँ पे बताएंगे, आंसर करेंगे। बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब, यहाँ पे अर्धमागधी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है या फिर डोंगरी है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, डोंगरी यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मालवी किस उपभाषा की बोली है। मालवी किस उपभाषा की बोली है, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होने वाला है वो इसमें हो जाएगा कौन सा, सी, यहाँ पे राजस्थानी हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, मगधी से, रोमन से, द्रविड़ से या फिर अपभ्रंश से। तो यहाँ पे आप बताएंगे। डी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब। क्या यहाँ पे डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। तो साथियों यहाँ पे पूरे 45 प्रश्नों को हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, अपनी तैयारी को करते रहिए। साथियों मिलते हैं इसी का अगला पार्ट लेकर के। तो साथियों इसको देख करके लाइक करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।